सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। यहाँ पे स्टूडियोज़ में मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब इमरान वसीम साहब हमारे साथ हैं और ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब जो पेशावर में हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो भी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में, आखिरी हिस्से में नईमुर रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी हमायत का दावा करते रहे हैं, जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं कराची की मेयरशिप के, वो हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि ये कैसे बाजी पलटी है, हुआ क्या, ये बात हम उनसे करेंगे। दो तीन बड़ी अहम बातें हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं रखना चाहूँगा। एक तो ये कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक, उनका इस्तीफ़ा, उस पर हम बात करेंगे। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हमेशा वज़ादारी की सियासत करते रहे और अपने मुखालिफिन को भी अपने दौरे हुकूमत में नवाजते रहे और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान जो था उस पर उनके बहुत एहसानात हैं। लेकिन शरीफ ख़ानदान ने भी वो जैसे कहा ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो बस ये उन्होंने भी पूरा किया कि हमारे शर से कोई बच नहीं सकता। तो जो हो रहा है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उनकी एक स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनवाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े दो इम्पॉर्टेंट केस थे, अरशद शरीफ केस और उसके अलावा जो रिव्यू पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो दायर किया वो था, और इसके अलावा वो जो नया कानून बनाया गया जिसके तहत जनाब नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब सोच रहे हैं कि उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा, उस पर बड़ी इम्पोर्टेंट आज आर्गूमेंट हुआ। और इमरान वसीम साहब बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे थे वहाँ पे कमरा अदालत में, और जितने इन्हमाक से वो नोट्स बना रहे थे और इसको समझ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि आज की कहानी की जो इंटरप्रिटेशन है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुने। लेकिन पहले तारिक मलिक, ईमानदार पाकिस्तानी, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक का बेटा, जिसने नादरा को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया और जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड हासिल करना चाहती थी, उनके आदाद व शुमार, उनका बायोडाटा, उसके आगे हमेशा एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़ा रहा। आज दूसरी दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून की घनौनी सियासत का शिकार हुआ है। इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून के मिस्टर क्लीन सो कॉल्ड जनाब चौधरी निसार अली खान, जिन्होंने बोल पर भी मुकदमे बनवाए थे, उन्होंने तारिक चौधरी साहब को निकाला और अब आज शहबाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लिया। लेकिन इससे पहले FIA जो कि अब फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, बेसिकली शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जिस तरीके से एक जो जैली मुकदमात बनाए, जैली तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की तारिक मलिक को कि जी बड़ा को फ्रॉड कर लिया, उन्होंने करते ही हैं। जो ईमानदार आदमी है उस पर इल्ज़ाम ही फ्रॉड का लगाते हैं। और आज तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया। FIA ने कहा जी आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि डर है कि बाहर जाएगा तो कुछ बता ना दे। पाकिस्तान से बाहर ये वो पाकिस्तानी है जिसकी हज़ारों डॉलर जो महीने में कमाता था, जिसको अमेरिका की रियासतें जॉब ऑफ़र जिन्होंने की हुई थी, और वो पूरी दुनिया में IT का एक्सपर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता था। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक प्रॉब्लम है, मैं भी उस प्रॉब्लम का शिकार हूँ, जिसकी वजह से मैं वापस आया कि अपने मुल्क से प्यार कितना है ये आपको बाहर जाकर अंदाज़ा होता है, और आप वापस आ जाते हैं ये इन चोरों के हाथों जलील होने के लिए। अब हो रहे हैं जलील, और आज तारिक मलिक के साथ ये हुआ। क्यों हुआ? रिपोर्टेडली लिस्टें चेंज करो, वोटर्स बंदियां चेंज करो, ये आदाद व शुमार चेंज करो, वो जो बर्मी रहते हैं पता नहीं कौन से इस्लामी ममालिक में, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करो, उनको पासपोर्ट दो। ये इल्ज़ाम है, ये बुनियादी तौर पर ये वजह। लेकिन उसने ये करने से बेहतर ये समझा कि मैं इस्तीफ़ा दे के वापस चला जाऊँ, अपनी इस दुनिया में लौट जाऊँ जहाँ उसके बच्चे कहते थे कि यहाँ इस दुनिया को छोड़ के मत जाओ, हम पहले भी बहुत ट्रामा में गुजरे हैं, हम पर बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, गिरफ्तारियों के खदशे, और ये सब कुछ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन बस ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी बाहर हैं
उनके लिए ये एक ऐसा ख्वाब है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे जो कुछ हो जाए आएंगे इसको बनाने के लिए, और इंशाल्लाह एक दिन बनेगा ज़रूर। अभी जो लोग यहाँ पर हुक्मरान हैं, जिस तरीके से वो लोगों का हशर नशर कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है हर चीज़, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये दिन जो है ना ये भी बदलेंगे और मेरिटोक्रेसी पर बात होगी। और ये जो यहाँ पर ये जो शोबदाबाज लोग हैं, ये जो फ्रॉडिये हैं, ठग हैं, नौसरबाज हैं, ये जिस तरीके से ईमानदार पाकिस्तानियों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मैं इमरान वसीम, क्या हो रहा है ये? तारिक मलिक एक शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, लिस्टें बदल दो, उसको बायोडाटा दे दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, नहीं करोगे तो ये FIA की इन्वेस्टिगेशन। किधर जा रहे हैं हम? समी साहब, आप जैसे अभी पहले कह रहे थे कि दूसरी मरतबा इनके साथ ऐसा हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर यही इल्ज़ामात पहले भी इनके ऊपर थे तो मेरे ख्याल से आने से इनको गुरेज करना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था अगर ऐसे इल्ज़ामात थे। लेकिन चले आ भी गए, वतन की मोहब्बत में आ गए, सब कुछ आ गए, तो आज अगर वज़ीर आज़म का कोई ऐसा इनके ऊपर दबाव था और इनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो मेरे ख्याल से जब वो इस्तीफ़ा देने जा रहे थे तो उन्हें इस्तीफ़े में तमाम बातें फिर लिखनी चाहिए थी कि मेरे ऊपर प्रेशर क्या था, मुझे कहा क्या जा रहा था, मुझसे मुतालबा क्या किया जा रहा था। मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें अगर रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती तो मेरे ख्याल से ये जो इल्ज़ामात हैं, जो कहा जा रहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये उनसे कहा जा रहा था ये कर दें, वोटर लिस्टें तब्दील कर दें, अगर ऑन रिकॉर्ड ले आते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होता। नहीं, आपकी बात असूली तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन आपको पता है पिछली दफ़ा जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उनके बच्चों के हवाले से, किसी बाप के लिए उसके बच्चों पर लगने वाले इल्ज़ाम, आपको पता है वो कितनी तकलीफ़ वो चीज़ होती है। और उन बच्चों पर जिनके बेचारों का कोई गुनाह ही ना हो, जिनका सिर्फ ये गुनाह हो कि वो तारिक मलिक के बच्चे हैं, तो फिर स्टाफ लिस्ट में नाम भी इसीलिए है कि पुत्रा तो बाहर नहीं जाना, बाहर जाके तो बढ़िया गल्ला करेंगे, इत्थे गल करना फिर तनो उसी विखाइए। वो जो उसके ऊपर लिखा होता है चन्ना कितना गुजारी है रात, वो इतना लंबा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। और सर जिस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं वो हम सबको नज़र आ रहा है। ये बड़ी, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन बड़ी मासूमाना बात भी है कि वो सारी चीज़ें लिख देते हैं। जितना प्रेशर है, जितनी चीज़ें हैं, अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा तो हम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। अगर आप लिखेंगे ना तो आपको छोड़ेंगे कहाँ पर? आप नहीं, देखें बात यह है कि ये फिर आपके करेज पे है कि आपके अंदर करेज कितना है। रऊफ खलासरा साहब साबिक वज़ीर आज़म का जो हाल कर रहे हैं, उनके खानदान का जो हाल कर रहे हैं, क्या वो जी आप रऊफ खलासरा साहब, मैं रऊफ खलासरा साहब की बात कर रहा था। उनके कॉलम अक्सर मतलब हमारी आंखों से गुजरे तो हम उन्हें छोड़ते नहीं, पढ़ लेते हैं। वो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का जिक्र करते हैं हमेशा, अपने ज़फ़र अल्ताफ़ साहब का अपने कॉलेज में जिक्र करते हैं। उन्होंने भी तो बहादुरी की मिसालें कायम की हैं ना, दिलेरी की मिसालें कायम की हैं ना। ब्यूरोक्रेसी में होते हुए रऊफ खलासरा साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि उन्हें जब भी गलत काम करने के लिए कहा गया वो डट गए, जो उन्होंने फ़ैसला लिया उस पर अगर उन्हें हुक्मरानों ने कहा कि आप ये ना करें वो उस पर भी डट गए। तो अगर तारिक मलिक साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात थे, ये इल्ज़ामात गलत थे, तो मेरे ख्याल से जब आप जा ही रहे थे तो आप डॉक्यूमेंटेड कर जाते ना चीज़ें, ठीक है, ताकि एक वक्त के ऊपर आप ये कह सकते भी मैं मुझसे इस्तीफ़ा लिया गया था, मैं सब कुछ तहरीर करके आया था। नहीं, मैं आपकी बात को क्योंकि आपकी ये ओपिनियन है और बिल्कुल दुरुस्त है, ये होना भी ऐसे ही चाहिए था। लेकिन मैं क्योंकि तारिक मलिक को जानता हूँ, उसके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनको जानता हूँ, माजी में जो कुछ हुआ था उसको जानता हूँ, और बच्चों के हवाले से जो प्रेशर था उसको जानता हूँ, और फिर कुछ थोड़ा सा मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब प्रेशर आता है तो कहा क्या जाता है। तो उसमें मुझे लगता है कि तारिक मलिक बड़ा बहादुर आदमी है। देखें, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात आप जो बात कर रहे हैं ना, माजरत के साथ आपकी कथा कलामी की, आप कोई बात अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहे होंगे, क्योंकि मैं नादरा नहीं करता, आपको पता है। हाँ, नहीं ठीक, मैं आपको उस पेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपको जाने से पहले फिर तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। इतना आसान नहीं है चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना, बिकॉज बहुत से लोग ये चाहते हैं, बहुत से इदारे ये चाहते हैं कि चीज़ें रिकॉर्ड पर ना आए। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। अगर हम इस चीज़ को ना माने तो फिर तो एक नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो आप भी सही कह रही हैं, आप भी सही कह रही हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि वो पता चले कि किस तरीके से होनी है। अच्छा जी, चलें अब आगे मूव करते हैं। बहरहाल एक अच्छा पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि मुल्क का नुकसान है अगर इस तरह का नौजवान जो पाकिस्तान में ये नादरा को जिस तरह उन्होंने मुनाफा बख्श इदारा बनाया, तो अब वो जिस अंदाज में उनकी रुखसती हुई है, आई थिंक ये बड़ा पेनफुल है। मैं जानता हूँ सब। अब ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र कर लेते हैं, पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला, बड़ी वज़ादार शख्सियत, और जब वो आए PTI में तो ये कहा गया कि अपनी जगह बनाने के लिए आए हैं, ये छोड़ जाएंगे, और जो लोग वफाओं का दम भरते थे वो यूँ भागे कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों के हिसाब से वो दाने उधर जाके गिरे हैं।
लेकिन परवेज़ इलाही अपनी जगह पे डटे रहे। तो फिर ये कहा गया नहीं जी ये भी कोई और वजह ही है, बस पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मैं बाद में जो गुफ्तगू है वो उस पर मैं तब लूँगा इमरान का भी। ज़रा वो जो स्टेटमेंट है कुछ पुरानी है, लेकिन वो अगर सुनवा सकें आप अयाज साहब। ये साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत ही वज़ादार। जब ये वज़ीर आला थे, हमज़ा शहबाज के हवाले से इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के जो कवानीन थे उसमें तब्दीली की और हर इजलास में हमज़ा शहबाज को आने दिया गया। फिर कोई बंदा भूल नहीं सकता मुशर्रफ के ज़माने में जब जावेद हाशमी साहब की बच्ची की शादी थी, तो मैं सुन रहा था शामी साहब को कि उन्होंने इनको फ़ोन किया रात को कि उनकी जावेद हाशमी साहब की बच्ची की शादी है। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आपने बहुत देर की मुझे बताया, लेकिन अच्छा मैं करता हूँ। रात को परवेज़ मुशर्रफ से बात की और ऑर्डर हुआ जावेद हाशमी साहब को छोड़ने का, और फिर वो सुबह अपने घर पहुँचे हाशमी साहब और उन्होंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से रुखसत किया। तो ये वज़ादारी का आलम था। लेकिन आज ये मैंने आपको हुलिया दिखाया उनका, और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, और ये जुल्म ये ठीक है, रिवेंज है। मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर आला, शहबाज साहब के बड़े नज़दीक हैं, शरीफ ख़ानदान, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि मैं नहीं आप पर एतबार कर सकता। 3 दफ़ा आपने कुरान उठाया और शरीफ ख़ानदान अपने वादे से फिरा, अपनी सियासी कमिटमेंट से फिरा। और मैं आपको और भी बात बता दूँ, जब चौधरी साहबान, जब परवेज़ इलाही साहब का दौर था तो चौधरी शुजात साहब फैसिलिटेट करते थे, और मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहब के हवाले से, और जो इस वक्त वहाँ यहाँ पर जो उन्होंने तहरीक चलाई, और फिर उसके बाद जब नवाज़ शरीफ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो उस सारे मामले में, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस जो दोस्ती है वो उन लोगों से लगानी चाहिए जो कुछ एहसान को याद रखें और जो कुछ करैक्टर वाले हों। मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि आज जो चौधरी परवेज़ इलाही का चेहरा हमने देखा, और जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि जेलों में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, छोटे छोटे बैरक्स में जिनको बंद किया गया, तो और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, और ये सब कुछ बड़ा अफसोसनाक है। पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं दे डिज़र्व बेटर, और वो शख्सियात जो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में हुकूमतों में आने के बाद वज़ादारी दिखाती रही हों, उनके साथ इस तरह का रवैया बहुत ही ये दिल दुखाने वाली बात है, और बड़ा ही ये अफसोसनाक मामला है। इमरान, देखिए समी साहब, अगर हम माजी में जाएं तो ये कहना बड़ा आसान है कि ये मकाफात अमल है, और जो आपने वज़ादारी की बात की, तो मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब की जो वज़ादारी की बात की जाती है उसके पीछे चौधरी शुजात हुसैन हुआ करते थे। अगर अपने सियासी मुखालफिन के साथ परवेज़ इलाही का रवैया बड़ा शाइस्ता होता था, उन्हें अकामोडेट करते थे, उन्हें फैसिलिटेट करते थे, उसके पीछे जो सोच थी वो चौधरी शुजात हुसैन की हुआ करती थी। लेकिन कतई नज़र कि माजी में क्या होता रहा, परवेज़ इलाही साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे, इनके उस दौर में 2003 से लेके 2008 में हमारे इलाके के MNA के साथ किस तरह से इंतकाम लिया गया, यहाँ रावलपिंडी से उन्हें घसीट के किस तरीके से भावलपुर पहुँचाया गया, समय सट्टे के थाने में रखा गया, वो सब सारा हमने अपने आँखों के साथ देखा। तब उन्हें भी अपने रिश्तेदारों के साथ परवेज़ इलाही साहब नहीं मिलने दे रहे थे, इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन उस माजी की बहस में जाए बगैर अब देखें कि परवेज़ इलाही साहब की जो हालत है वो सबके सामने है। ये आज जो इनकी पोजीशन है, जो इनकी एक अपीयरेंस नज़र आ रही थी, ये कुछ दिन पहले नहीं थी। कुछ दिन पहले जब ये अदालतों में आ रहे थे, बड़े अच्छे सूट में आते थे, वास्कट में आते थे और बड़े स्पिक एंड स्पैन नज़र आते थे, लेकिन आज सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नज़र आई। मतलब अफसोस हुआ आज जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हालत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आपने कहा इससे पहले जो परवेज़ इलाही साहब ने जिसके लिए भी जो भी अच्छी चीज़ें की हैं, उसके पीछे एक सोच थी, वो चौधरी शुजात साहब की थी। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको मिसाल दी है, ये तो उसमें आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि इसके पीछे चौधरी शुजात साहब थे? इट कैन बी एनीवन। देखिए, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि उसमें परवेज़ इलाही साहब, जब मैंने कहा कि माजी में वो इंतकामी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं, हमने अपने MNA को उनके हाथों जो है रगड़ा खाते हुए देखा है, और उनके साथ कौन कौन लोग थे मुझे उसका भी ज़ाती तौर पे इल्म है। ठीक है, कोई हुआ होगा, लेकिन उस समय का माजी में नहीं जाते, लेकिन माजी में जो हुआ, जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सही नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए, लोगों का एहतराम होना चाहिए। ठीक है, आपने पकड़ा है,
लेकिन पकड़ने के बावजूद इल्जाम नहीं साबित हुआ, बुजुर्ग हैं वो, उनको इल्जाम नहीं साबित हुआ। इल्जाम तो जब साबित होगा वो तब मुजरम बनेगा, अभी मुल्जम है। बिल्कुल तब तक जब तक इल्जाम नहीं साबित होता उनके तमाम राइट्स हैं। मैं मतलब ये कह रहा था कि चंद दिन पहले जब पेश किए गए थे अच्छी हालत में थे, अभी पिछले चंद दिनों से के बाद जो चेंज हमने देखा है कि आज बड़ी बुरी हालत में उनको पेश किया गया। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ में आया। शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी समी भाई बड़ी खबरें अजीबो गरीब आ रही हैं वहाँ से कि वो अपना जो गुलाम अली साहब हैं बगावत हो गई है। मैं आज नून लीग के जो रहनुमा हैं उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये फारिग करें गुलाम अली साहब को, ये तो मौलाना फजलुर रहमान का दौर आ गया और पुराने लोगों को ले आए हैं, वो मदारिस आबाद कर रहे हैं और सारा वही सिलसिला चल गया। और ANP वाले भी कह रहे हैं कि जनाब ये गवर्नर साहब को हटाएं, क्योंकि सुना है हर चीज़ वजारतें भी बिक गई और भी पूरा KPK बिक गया भाईजान, सेल पे लगा हुआ है। आपने भी कुछ खरीदा जनाब शिराजी साहब? मेरे ख्याल में जी हम और आप जैसे साहबी समी भाई वो हम तो लोगों के लिए लड़ते रहते हैं, आखिर में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारों ने मुंह उधर किया होता है। तो खैर हमें तो कोई मेरे ख्याल में शायद कुछ हासिल वसूल नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हैं अहमद वली, वो मिले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने एक लिस्ट दी कि जनाब ये तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ये तो आपने लगा दिए हैं JUIF के और पीपल्स पार्टी के, तो मुझे तो ये गवर्नर बिल्कुल पसंद नहीं, आप इनको हटाएं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा सख्त मैसेज दिया था और वो लिस्ट समेत गए थे, लेकिन शायद अभी पता नहीं उनके लिस्ट के ऊपर अमल दरामद होता है नहीं। लेकिन अगर आप वाकई देखें तो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बिला शिरकत गैर इस वक्त सूबे की हुकूमत कर रही है और उनके मिनिस्टर्स खासतौर पर अकरम खान दुरानी साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं। और अगर आप देखें कुछ दिन पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं तावर रहमान साहब, उन्होंने भी गिला किया प्राइम मिनिस्टर से कि जी इस वक्त गवर्नर साहब जो है वो फुल कंट्रोल में। तो ये गिला बात सुने ना, ये गिला तो उनको चाहिए था अपने भाई से करते तावर रहमान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब से क्यों किया? नहीं असल में समी भाई, असल में मसला ये कि इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन तकसीम की है ना, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अच्छा। क्योंकि उनका लेवल अपनी जगह पे, इनका क्योंकि मौलाना साहब खुद भी जो है वो ऊपर देख रहे हैं, शायद वो सदारती सीट पे उनकी नजर है कि कल अगर कुछ होता है तो वो जाहिर बात है अगर सदर साहब इस्तीफा देते हैं या उनको भेजा जाता है तो वो सदारती उम्मीदवार भी हैं, तो मेरे ख्याल में वो सियासत को इतना काफी वो जीरक सियासतदान है। दूसरा अगर देखें इस वक्त वाकई PMLN पीपल्स पार्टी, JUIF अवामी नेशनल पार्टी, अगर आप KP के हालात को देखें तो वो लिटरली एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस वक्त हुकूमत होते हुए भी मेरे ख्याल में अलग अलग मिनिस्ट्रियां और अलग अलग लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि गाड़ियां किसी के पास कितनी है, कमिश्नर्स कितने लगाए और किस तरीके से जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के तबादले और उनकी पोस्टिंग्स करनी है। तो बड़ा अजीब सी सूरत हाल है। अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट को केयर टेकर बनाया गया था कि वो इंतखाबात के लिए इंतजाम करें, लेकिन आप देख लें वो इंक्वायरियां करवा रहे हैं, वो करप्शन के केसेस निकलवा रहे हैं। और ये तारिक मलिक का केस नहीं, आप पेशावर में देखें तो यहाँ बहुत सारे केसेस हैं। आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के मिनिस्टर थे फेडरल, उनके खिलाफ करप्शन का केस है। इसके अलावा आतिफ खान साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर थे उनके खिलाफ केस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका काम था फेयर एंड क्लियर इलेक्शन के लिए राह हमवार करना। वो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी पे लगे हुए हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह है वो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो रिफ्ट है वो बिल्कुल बड़ा विजिबल नजर आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि आइंदा इंतखाबात में ये लोग किस तरीके से जो है। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना है। शिराजी साहब हमारे साथ ही रहिए, एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे तो शिराजी साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इमरान वसीम से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जाना तो सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज़ पर था, चाह रहा था और इमरान वसीम भी मेरे साथ है, लेकिन नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और कराची का मामला इस वक्त बड़ा गर्म है। वहाँ पर जो मैंडेट है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी का ये इल्ज़ाम है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं उनके पास अक्सरियत है, लेकिन जो एक अप्रोच है कैरेट एंड स्टिक की, उसको इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया है, उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील कर दी गई हैं, जो कि जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ है। इनसे ताज़ा तरीन जानते हैं, पूछते हैं कि अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन भी बस अब आने वाले हैं, चंद घंटे रह गए हैं उसमें भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब क्या सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी कि
तहरीक इंसाफ ने तो अपनी मर्ज़ी से वो 30 चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम तो नहीं देंगे वोट, तो नंबर गेम में हम आगे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिए कौम को कि क्या हो क्या रहा है। और ये जो चेयरमैन जो हैं PTI के, उन्होंने तो कह दिया था कि जमात इस्लामी को वोट दिए जाएं, फिर इसके बावजूद ये लोग जो वोट नहीं दे रहे, क्या इसके पीछे क्या राज क्या है? नहीं, मेरे ख्याल है राज कुछ नहीं है। तो अब सब जो है वो अज़हर मिन शम्स है, सूरज की तरह आया है, राइटिंग ऑन द वॉल है। और सबको मालूम है कि अक्सरियत के मुकाबले में अक़लियत को जितवाने का जो तरीक़ेकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सन 70 में ये शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले अयूब खान साहब के साथ होते थे। इनके जो बानी थे उस वक्त सेक्रेटरी थे कन्वेंशनल लीग के, तो उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को हरवा दिया था, अयूब खान को जितवा दिया था। फिर उसके बाद जो है वो सन 70 में इलेक्शन हुआ तो 160 से ज़ायद सीटें अवामी लीग की थीं, 80 से कुछ ज़ायद सीटें पीपल्स पार्टी की थीं। पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में एक कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया, पहले ही जहन बनाया हुआ था। और जब उनकी अक्सरियत आई तो अक्सरियत मानने से इनकार कर दिया, मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। सन 77 में क्या किया, अनअपोज आने के शौक़ में मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी जो जमात इस्लामी सूबा सिंध के अमीर थे, उनको उठवा लिया ताकि अनअपोज आ जाएँ, और इस तरह के बहुत सारी कार्रवाइयाँ की, शदीद धांधली की, उसके नतीजे में मार्शल्ला लग गया। फिर उसके बाद उससे पहले 73 में बलूचिस्तान में अक्सरियत को नहीं माना मेंगल साहब की, और अब एक अक़लियत को मुसल्लत कर दिया। इसी तरह से आप देखते जाए सेनेट में ख़रीदो फ़रोग़ और कौमी असम्बली में फ़्लोर क्रॉसिंग, तो जितने ये मशाक हैं इस मामले में और जितने तवाना हैं इस मामले में, तो उसी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इलेक्शन में तो हार गए, इलेक्शन में तो अपनी तमाम तर हल्का बंदियों समेत हार गए। यानी एक हल्का जिसमें 45,000 वोट हैं, उसमें तो मैं लड़ा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी लड़े हैं, ज़्यादातर लोग एवरेज 45,000 वोट वाले हल्के पे लड़े हैं। और पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ से जीती है वो 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 और 2,500 हल्के वोटों वाले हल्के से जीती है। उसके बावजूद भी कम वोट थे तो उन्होंने छीने, उन्होंने RO से बदलवाए, उन्होंने रिकाउंटिंग में खा लिए, मज़ीद तवाना होते चले गए और कहा कि हमारी अक्सरियत आ रही है। फिर जब अलाइंसेस बने, वो मुस्लिम लीग के साथ गए, वो अपनी पूरी PDM के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी, मुझे बड़ा अफसोस भी है कि उन्होंने उनका साथ दिया है पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी के मुकाबले में। और जमात इस्लामी और PTI, अब हमारे नंबर उसके बावजूद 193 हैं, इनके 173 हैं, सबके मिला के, हमारे हम दोनों के मिला के 193। अब तो कोई इलेक्शन नहीं होना ना, अब तो नंबर्स आ गए। और जो डिफेक्शन क्लॉज है और जो कानून है इलेक्शन का, उसके मुताबिक जमात इस्लामी जीत चुकी है। या तो ये इसको तरीका ये होता है कि या आप भी तस्लीम कर लें और कहें कि ठीक है आप आ जाएं, या फिर आप अपना कैंडिडेट पुट करते हैं, 193 एक को मिलते हैं, 173 एक को मिलते हैं, तो जमहूरियत को इसको कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को लापता कर दिया, उनसे वीडियोज़ बनवा रहे हैं, बाकायदा जो है वो लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, 9 मई को इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह अपनी फिस्तायत के लिए। एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी इस वक्त एक्ट कर रही है, जमहूरियत को पामाल कर रही है। उसके बावजूद भी इस वक्त बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये जो उन्होंने ऐलान करवाया कि 30 लोग हमारे साथ हैं, तो 30 लोग तो नहीं थे, वो तो 4-5 चेयरमैन थे, बाकी 25 कहाँ चले गए? उसकी लिस्ट जारी की, उसमें से कई लोग तो मुझे फ़ोन कर चुके हैं और उन्होंने बताया कि नहीं, हम तो ना उनके पास हैं, हम तो इस वक्त जो है छुपे हुए हैं और हम आएंगे 15 तारीख को इंशाल्लाह और आपको वोट देंगे। अच्छा, ये जो आपने जिस बंदे से इन्होंने, हाफिज साहब सॉरी आपको काट रहा हूँ, लेकिन ये जो आपने बात कही है कि अगर उनके पास सिर्फ 4-5 लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने आपको बताया कि वो आपके साथ हैं और वो वोट डालने आएंगे, तो फिर हम ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कि उन्होंने उन लोगों को अगवा कर लिया, अपने पास रख लिया? क्योंकि अगर आपसे बात हो रही है तो इसका मतलब है कि दे आर फ्री। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि 4-5 तो उन्होंने कल वाली वीडियो में शो किए हैं। उन्होंने एक से ज़ायद जगह पर इसी तरह 4-4, 5-5 लोगों को रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन जो शो करना चाह रहे हैं कि 30 लोग हमारे पास हैं या वो नहीं आएंगे, वो इनका दावा गलत है, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि 4 लोग वो हैं जो जेल में हैं, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, जिनको ये हाई कोर्ट पे जब हमने पिटीशन की तो ये शो ही नहीं कर रही थी हुकूमत। फिर हाई कोर्ट ने इनको डांटा कि 15 मिनट के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दो, तो फिर उन्होंने जाके रिपोर्ट दी। तो 4 वो लोग हैं। तो इसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इतना लोग कर लें कि नंबर्स में ये कामयाब हो जाएं। इंशाल्लाह ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों का नोटिस क्यों नहीं ले रहा? वो ये देख क्यों नहीं रहा कि ये सब कुछ हो रहा है? मीडिया में चीज़ें चल रही हैं। एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट करते हुए बताया कि क्लिफ्टन और डिफेंस में 2 जगह हैं, SSU यानी जो इनकी कमांडोज हैं स्पेशल यूनिट के,
वो इनकी पहरेदारी कर रहे हैं। पहरेदारी से मुराद तहवील में लिया हुआ है ना, अब वो जो चाहें आप कहलवा दें, इसलिए कि इस वक्त हालात ऐसे हैं। तो इस जबर के माहौल में क्या इलेक्शन हो रहा है, और इस इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि पूरे 15 जनवरी से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा करके उनकी मर्जी के लिखे हुए फैसले पढ़ता रहा है वो। हमने सुप्रीम कोर्ट में उन 6 यूसीज को हम जाना पड़ गया हमें, और आज हमने वहाँ पर उसको डाल दिया है कि जिसकी बुनियाद पर ये 6 नहीं 11 यूसियाँ होंगी। ये क्या समझ रहे हैं कि ये इस तरह भी करके अपना मेयर बना लेंगे? ओ भाई, अभी तो बहुत मरहले बाकी हैं, हम इनको इस तरह मैंडेट पे कब्जा नहीं करने देंगे। ये जमात इस्लामी से इनका पाला पड़ा है, हम इनको सड़कों पे भी और इनको पुरअमन तरीके से और इस तरह अदालतों के अंदर भी घसीटेंगे। अच्छा, आपका प्लान क्या है पोलिंग वाले दिन? अगर ये जो पीटीआई के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनको अगर ये नहीं आने देते, जो आपको वोट देना चाहते हैं, वो अब्सटेन करते हैं या फोर्सिबली उनको अब्सटेन करवाया जाता है, तो आपकी हिकमत अमली क्या है पोलिंग दिन? आप क्या करेंगे? भाई देखें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास ताकत नहीं। ये सारी ताकतें इनके पास हैं। हमारे पास सिर्फ ये है कि जो लोग इनके कब्ज़े में नहीं आ सके अब तक और हमसे राब्ते में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोड्यूस होंगे, वो आएंगे और वो वोट कास्ट करेंगे। अभी आपने देखा था कि 63 लोग ऐसे थे जो इस पे आए थे मखसूस नशिस्तों पे, ख़वातीन भी और लेबर और माइनॉरिटी और यूथ और ट्रांसजेंडर। 63 आउट ऑफ 63 ने हलफ लिया था। सब इदारा नूर हक जमात इस्लामी के दफ्तर जमा हुए थे और सब यहाँ से इकट्ठे गए थे। तो पहली शिकस्त इनको वहाँ पर हो गई थी। देखें, अगर ये अपना मैनेजमेंट कर चुके होते हैं ना, तो ये इस तरह परेशान नहीं होते। इनके वज़रा रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लान तान नहीं कर रहे होते मुझ पर और पूरी जो है वो इस पूरे प्रोसेस पर हमारा जो मौक़िफ़ है उसको नलीफाई करने की कोशिश करते। इस वक्त उनकी जो परेशानी है वो उरूज पर है और उन्होंने जितने क्लेम किए थे वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। क्लेम ये अचीव करें या ना करें, हर दो सूरतों में मुंह तो काला हो रहा है ना। जमहूरियत पे कालक तो मल रहे हैं, बदनुमा दाग बन रहे हैं, अपनी तारीख दोहरा रहे हैं। और बच्चे को मैं तो ये समझा रहा हूँ कि ये इनकी हिस्ट्री थी, इनके पास मौका था ये कि अपनी साख को बेहतर बनाते, लेकिन ये अपनी साख बदलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि चाहते यही है कि एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करें, जो महलाती साजिशों के ज़रिए से आएँ, लोगों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए से आएँ, करप्शन करके आएँ, हमारी दौलत लूटें और हमारे ही नुमाइंदों को खरीदें। ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा कि जिस पूरे इलेक्शन में लोग इलेक्शन मुहिम चलाएं, कामयाब हो और फिर उन कामयाब लोगों को ही मैनेज कर लिया जाए। तो भाई फिर इलेक्शन करवाया क्यों करवाया था? तो ये तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी सवाल है। और जब सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला मौजूद है कि काउंट भी नहीं होगा वोट, आज इलेक्शन कमीशन वकालत कर रहा है पीपल्स पार्टी की कि नहीं वोट काउंट होगा, हमने उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहुंचा दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी हट दर्बी में कायम रहता है तो हम तौहीन अदालत करेंगे इनसे, इनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वह कितना ही जोर पकड़ के ताकत के जरिए से भी अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने पूरे सिंध का बुरा हाल किया है, सिंधियों का बेड़ा गर्क कर दिया। चंद वडेरे हैं, 40-50 वडेरे और एक खानदान, उसकी बुनियाद पर यह सिंध पर कब्जा किए हुए हैं। आम उम्मे रबाब चांडियों से पूछे ना कि वो किस तरह से लड़ रही है, नाजिम जोखियों की फैमिली से पूछें कि कैसे उसको शहीद किया इन वडेरों और जागीरदारों ने। इनको वडेरों को एक्सपोज करो तो ये कहते हैं ये सिंधियों के खिलाफ बात कर रहा है। भाई सारे वडेरे भी बुरे नहीं होते, लेकिन ये जो गासिब वडेरे हैं जो हक मार रहे हैं, मैं इनके खिलाफ बोलता हूं और अंदरूनी सिंध से इनके खिलाफ एक तहरीक उभरती है तो ये परेशान हो जाते हैं, फिर लोगों को पीछे लगा देते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं। ये फाशिस्ट लोग हैं, ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइए कि आप पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके साथ आप इन टच हैं, मकामी जो लीडरशिप है? जी बिल्कुल। और देखें ना, इतने ऐसे हालात के बावजूद जाहिर सी बात है कि पार्टी चेयरमैन ने बहुत वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। उसके बाद जो इनके सिंध के चेयरमैन बने, सदर बने, उन्होंने ऐलान कर दिया। जो कराची की इनकी टीम है उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने एक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बकिया जो टीम है उसने ऐलान किया। फिर ये कह रहे थे कि पार्लिमानी ग्रुप का मसला है, तो आज उन्होंने अपने पार्लिमानी ग्रुप के इंचार्ज का भी ऐलान कर दिया। उस पार्लिमानी ग्रुप के इंचार्ज ने सबको नोटिफाई भी कर दिया। तो कानूनी सारे तकाजे मुकम्मल हैं। फिर भी अगर ये इलेक्शन पे कब्जा करेंगे तो फिर इनके ऊपर सब कुछ लगेगा। अगर ये आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इन्हें अदालत लगेगी। और दूसरी बात यह है कि जब इनको ये सब चीज़ें पता हैं और ये कहते हैं कि लोग नहीं आएंगे, अगर ये इनके वज़रा ये कहते हैं कि लोग नहीं आएंगे, तो भाई आप किस बुनियाद पे कहते हैं? किसी का दिल पड़ा हुआ है आपने कि लोग नहीं आएंगे? इसका मतलब या तो आप खरीद रहे हैं या आप मजबूर कर रहे हैं। हर दो सूरतों में तो 62-63 उन वज़रा पे आयद हो जाएगी।
ये क्या समझ रहे हैं जमात इस्लामी को? ये नाअहल हो जाएंगे किसी भी किस्म के इलेक्शन लड़ने के लिए, चूंकि इन्होंने कहा है कि लोग नहीं आएंगे। ये धमकी है। इनके जो मेयर के कैंडिडेट हैं पैराशूटर, वो भी केस मौजूद है, कल लगा हुआ है कि एनी पर्सन ये बाहर से आकर जो है गैर मुंतखब आदमी बन जाए, और पहले किसी को दूसरा ज़ाब्ता था, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद दूसरा कर दिया, उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारा मेयर नहीं बनेगा तो बड़ा मसला बन जाएगा, हुकूमत तो हमारी है, फंड का मसला होगा। अच्छा, इसका मतलब है नाउजुबिल्लाह तुम खुदा हो कि तुम होगे तो पैसे मिलेंगे और हम नहीं होंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये कहना चाहते हो? तो ये जो है इस तरह नहीं चलेगा। 3.5 करोड़ इंसान रहते हैं इस शहर में, कब तक खाओगे, कब तक लूटोगे? जमीनों पे कब्जे के लिए अपना मेयर बनाना चाहते हैं ताकि उसको कानूनी कवर मिल जाए। लोगों के घर महफूज नहीं, लोगों की जमीनें महफूज नहीं, सनतकारों की सनती जगहें मौजूद महफूज नहीं है। इस तरह ये कब्जा माफिया एक सिस्टम के नाम से काम कर रहे हैं, सिस्टम नाम रखा हुआ है इसका। ये चाहते हैं अपना कब्जा मुकम्मल तौर पर जो है मुसल्लत कर दें। बहरहाल ये इम्तिहान पाकिस्तान के तमाम इदारों का भी है, इलेक्शन कमीशन का भी है। देखें कि वो ये सब कुछ इस शहर में क्या हो रहा है, और अब ज़बरदस्ती मैंडेट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब। तफसील से आपने उन चीज़ों का जिक्र किया जो आपको पेश आ रही हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी के। हम कोशिश करते रहे कि पीपल्स पार्टी का भी कोई आदमी हमें मिल जाए ताकि उनसे हम इस बाबत जान सकें। अब भी हमारे प्रोड्यूसर साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पीपल्स पार्टी का आदमी मिल जाए तो हम उनका जो नुक्ता नज़र है वो भी पेश करें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा और उसके बाद फिर प्रोग्राम जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इमरान वसीम हमारे साथ हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई केसेस की। अरशद शरीफ केस की भी समाअत हुई। उस पर तो पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरह से फ्रोज़ हुई है, बिल्कुल स्टाल्ड हुई है, क्योंकि एमएलए जो है कि इंडियन गवर्नमेंट कोई ताउन नहीं कर रही। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम उन पर डिस्कशन हुई वहाँ पर। और जो साद बुटर हैं उनकी दूसरी अहलिया अरशद शरीफ साहब, उनकी तरफ से वो पेश हुए कि यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तहत बहुत सारी बॉडीज़ हैं तो वो उनकी मदद ली जा सकती है, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि इसको देखें आप, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं जारी किया। इससे पहले वैसे अदालत इफ्तिखार चौधरी साहब जारी कर चुके हैं ऑर्डर कि जनाब स्विट्ज़रलैंड से आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के वो जो सारे पेपर्स और तफसीलात मंगवाई जाएँ। यूसुफ गिलानी साहब ने कहा मैं नहीं करूँगा, तो वो नाअहल हुए। और एक और दरख्वास्त थी उनकी वालदा की तरफ से अरशद शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ना तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। जो तहकीकाती अफसर था उसको ये कहा कि आप इनकी दरख्वास्त कोई भी लें और उसको जो कानूनी तौर पर जो भी उस पर बनता है वो करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं देगी। तो जुलाई का पहला हफ़्ता इसकी समाअत होगी। अब दूसरा जो मुकदमा था इमरान साहब, ये जो रिव्यू केस है इलेक्शन कमीशन का, और फिर वो जो कानून है जिसके तहत हमारे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, तो उस पर बड़ी आज ज़बरदस्त हुई बहस। और आपने ये बड़ा डाटा इकट्ठा किया हुआ है, ज़रा बयान फरमाइए कि आप कैसे देखते हैं इस हर चीज़ को, तमाम डेवलपमेंट को। समीर साहब, पहले तो ये जो रिव्यू एक्ट का कानून है, ये ताहयात नाहली का जो फैसला जिसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कानून है ये आर्टिकल 188 में अमेंडमेंट तो की गई है। मतलब जो रिव्यू का आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार का, उसमें रिव्यू का दायरा अख्तियार तो बढ़ाया गया, लेकिन उसे लिमिट कर दिया गया आर्टिकल 184(3) के केसेस के साथ। और वो जो ताहयात नाहली वाला केस था वो आर्टिकल 184(3) का नहीं था, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नीचे से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एज ए एपलेट फोरम उन अपीलों को सुना था। तो उसमें तो नवाज शरीफ और उसका केस जहांगीर तरीन का डायरेक्टली फॉल नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि उन दरख्वास्तों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट खुद रिविजिट कर ले। आज ये बात हुई ना सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर उसको 187 भी शामिल कर ले मुकम्मल इंसाफ का, तो 100 मोटर रिव्यू का अख्तियार इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट रिविजिट कर सकते, तब तो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के वकील आज आए अली ज़फ़र साहब, जिन्हें फ़रीक बनाया गया, फ़रीक बनने के बाद उन्होंने दलाइल दिए। दलाइल तकरीबन कमोबेश तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला के एक जैसे थे, लेकिन एक जो नुक्ता था जो
बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता था उनका, अली ज़फ़र साहब का, कि 1988 में 80 में ये फुल कोर्ट बैठी थी, उन्होंने रूल्स बनाए थे और उसमें जस्टिस तुराब पटेल साहब थे, जस्टिस हैवीवेट्स से सारे उन्होंने तमाम मतलब बड़े बड़े जजेस उसमें शामिल थे, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम उसमें शामिल थे, अनवारुल हक साहब, और अब मेरे ख्याल में बाद में 2 और भी जजेस थे जो बाद में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, ये इन जजेस ने बैठ के रूल्स बनाए हैं तो तमाम चीज़ों को देखा होगा और इनकी इंटीग्रिटी के ऊपर कोई डाउट्स भी नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बड़ी बदकिस्मती है समीर साहब हमारे पाकिस्तान में कि हम जब भी कोई चीज़ बनाने जा रहे होते हैं हम उस वक्त के हालात के मुताबिक बनाते हैं। हमारे लोगों के अंदर पता नहीं कैपेसिटी नहीं या इतना फोर्स ही नहीं करते कि 100 साल के बाद क्या होगा। हम उस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चीज़ें बना रहे होते हैं, चाहे कानून साजी हो, चाहे आपने कोई इमारत बनानी हो, चाहे कोई रोड बनाना हो। मतलब 1980 में कितने 100 मोटो लिए जाते थे? आपको कोई सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो का फैसला याद है 1980 का? 1980 से 2000 तक का तब तो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आपको याद है? नहीं, तब ये अख्तियार जो है नहीं उसकी वजह है ना, तब एक डिक्टेटर था, ज़ियाउल हक था, तो कौन सी सुप्रीम कोर्ट थी और कौन से सुओ मोटो वो ले सकते थे? 1988 के बाद आप आ जाएं। हाँ। 1988 के बाद 1999 एक तरह से क्योंकि 58(2)B मौजूद थी जी जी, तो वो जो सदर पाकिस्तान होता था वो हर चीज़ को कंट्रोल करता था, तो अदालतें बेचारी खौफजदा ही रहती। आपको 1993 में एक केस मिलेगा जिसमें मेरे ख्याल से आर्टिकल 184(3) को इन्वोक किया गया और उसमें वज़ीर आज़म को बहाल किया गया। हाँ बिल्कुल, पूरी हिस्ट्री में। उसके बाद आप 2000 के बाद आए तो मैंने जो आप डाटा की बात कर रहे थे, ये सारा डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निकाला है, इंटरनेट से नहीं लिया इंटरनेट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब इसमें आप देखें कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सो मोटो लिए, कोई आईनी दरख्वास्त नहीं आई। 2000 में 5 सो मोटो, कोई आईनी दरख्वास्त नहीं। 2002 में 3 सो मोटो, कोई आईनी दरख्वास्त नहीं। 2004 में 4 सो मोटो, 8 आईनी दरख्वास्तें। अब यहाँ से आप देखें सुप्रीम कोर्ट में एक नए दौर का आगाज़ होता है। और क्यों होता है जी? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। 2005 में 16 सो मोटो लेते हैं, 2006 में 11 लेते हैं, 2007 में 16 लेते हैं। फिर उसके बाद उनके वो माजूली का दौर आता है, बहाली का दौर आता है। तो 2009 में 68 आईनी दरख्वास्तें, 22 सो मोटो। 2010 में 68 आईनी दरख्वास्तें, 15 सो मोटो। 2012 में 133, नंबर देखें 133 पे चला गया, 10 सो मोटो। इसी तरीके से जब हम 2018 में आते हैं, 17 में आते हैं, साकिब निसार साहब थे, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया सो मोटो लेने का। 1 साल के अंदर 72 सो मोटो लिए 2018 में, 38 आईनी दरख्वास्तें आई। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि अब ये इसमें एक जो बात की जाती है कि इसके ऊपर अब ज़ाहिर सी बात है कि आज जो दलाइल दे रहे थे तहरीक इंसाफ के वकील के, ये जो दायरा बढ़ा दिया गया है, दरअसल इसके लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए। ये नजर सानी के पैरेलल जो है आर्टिकल 185(3) की अपील फराहम कर दी गई है। आर्टिकल 185(3) के अंदर ये नहीं लिखा गया कि इसमें आर्टिकल 184(3) की अपील नहीं आएगी। आर्टिकल 188 जो कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन का सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी अगर पढ़ा जाए और आर्टिकल 199 को भी पढ़ा जाए, दोनों के अंदर आइन की भी बात की गई है कि ये अख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के ताबे इस्तेमाल करेगी, यानी इसको आइन और कानून से मशरूत कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे बहस आती है भाई ये वक्त ऐसा है, किस वक्त के ऊपर इसमें तरमीम की जा रही है, इसमें अपील डाली जा रही है। तो ये समीर साहब मैं ये कहता हूँ कि ला हासिल बहस है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, अली जफर साहब तहरीक इंसाफ के वकील हैं, अच्छा काम उनका हो रहा है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरान, जो काम आईनी तरमीम के ज़रिए होना है उसको आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं कर सकते। रिव्यू उसकी एक पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, पिछले मतलब बहुत अरसे से उसकी इंटरप्रिटेशंस हो चुकी हैं और उसमें जो स्कोप है बड़ा लिमिटेड है। अब आप रिव्यू की गाब में अगर अपील का हक दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, पार्लियामान वो 2/3 मेजॉरिटी से उसको ले आए, उसके बाद भी अदालत के पास ये इख्तियार रहता है 2/3 से भी कोई चीज़ हुई हो कि क्या ये कहीं आइन से मुतसादम तो नहीं है, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अदालत का ही काम है। तो ये जो चालाकी करने की कोशिश की है हुकूमत ने, एक अच्छे काम को देखिए ना, हेस्ट में किया गया, लेके आना है, इलेक्शन लड़ना है। आपकी हेस्ट से बात से मुझे याद आया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजेस भी मान रहे हैं कि इस आर्टिकल 184(3) के अंदर जो राइट ऑफ अपील या रिव्यू है उसके अंदर चेंज होना चाहिए, लेकिन वो मान रहे लोग हैं, मानते हैं। वो मान रहे हैं कि चेंज होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए बात वो सिर्फ एतराज ये उठा रहे हैं कि जल्दबाजी। अच्छा, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ आ गए हैं, मैंने उनकी तरफ जाना है। निसार साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। अभी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी तो पता नहीं क्या कुछ कर रही है, मैंडेट ले गई और पूरी हिस्ट्री बयान की है। कुछ हमें बताइए कि हो क्या रहा है वहाँ पर सिंध में मेयर के इंतखाबात में। भाई नईमुर रहमान साहब
अगर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं। आप भी उनको बुलाते रहेंगे, वो भी वही जुबान बोलते रहेंगे। हम जी वडेरों के हवाले कर रहे हैं कराची, हम तो वडेरा शाही कायम कर रहे हैं। उसके जो जीते हुए वडेरा शाही, उनको तो हम नहीं कह सकते। हमने जो यहाँ मेहनत की है उसके लिए वडेरा शाही का इल्जाम है हम पर। नईमुर रहमान साहब का क्या है, कल परसों इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन में जो जिसको वोट देगा वो जीतेगा। और उसमें ये तो खुद नईमुर रहमान साहब की खुद अपनी गफलत है या उसकी खुद गलत सोच है कि जी अभी फिर पड़ा डाल दिया कि जी अनइलेक्टेड नहीं हो सकता। ये भी इलेक्शन को पोस्टपोन कराने की एक और कोशिश। हम भागे फिरे कि 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया, लोकल बॉडी के इलेक्शन होने चाहिए और उसमें वो कोई ना कोई फटा डाल के पीछे करते, क्योंकि उनकी थोड़ी हिमायत कम हो गई है। अगर हिमायत कम हो गई है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। ठीक है। रही बात के इलेक्शन चाहते हैं, हम पर इल्जाम होता था पहले कि जी पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी का सिस्टम नहीं चाहती, और अगर हम चाह रहे हैं तो राह में रखने उड़ा रहे। सही बात है, समझ में नहीं आता हाफिज साहब की बात क्यों इतनी बार। ठीक है, मिल जाती है कभी मेयर, कभी एमकॉम को भी तो मिल गई थी ना, कभी दूसरों को भी तो मिल गई थी ना। ठीक है, तो नहीं पता किसी का किसी पर। कौड़ा साहब मैं रोकूंगा, टाइम मेरे पास बहुत कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और आपने जो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है वो पेश किया। नाज़रीन, ये था आज का तज्ज़िया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।